जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे और आज छठा क्लास है, आज ए लेटर का। और ए लेटर के छठे क्लास में हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजों को हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 को। और क्लास 6 का जो पहला शब्द शुरू हो रहा है यह है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो दोस्ती होती है, मित्रता होता है, जो जुड़ाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब मित्रता है, फ्रेंडली है ना, या इसको लवली भी कहते हैं। नहीं, एक तरीके से जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, उसे एमिकेबल कहते हैं। अब सुनना, यहां पर ना आप कई ऐसे शब्दों को सीखोगे, है ना। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है पीएस सर का स्टूडेंट, फेंक जहां तक भाला जाए। रे वाह। चलो अब मैं इस बात को समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझना इस बात को बाबू। जैसे कई ऐसे शब्द होंगे, अनेकों ऐसे शब्द होंगे जिसको याद करने की जरूरत नहीं है शब्द को, बल्कि उसमें कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो जब भी कभी भी उस शब्द के साथ लगेगा तो वही मतलब होगा उसका। जैसे एक रूटवर्ड है एम। रूटवर्ड क्या है? एम। एम जब भी किसी शब्द के साथ लगता है, पता है इसका क्या मतलब होता है? दोस्ती, लवली या लव, वही चीज कहलाता है एम। एक शब्द आप पढ़ते हो एमिटी। एमिटी आप जानते हो कि एमिटी यूनिवर्सिटी भी है। तो एमिटी एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या? दोस्ती से, है ना। तो एम जब भी किसी के साथ लगेगा उस एम का एक ही मतलब आएगा, और वो एम का मतलब क्या होगा? लव। लव या रिलेटेड टू लव, परटेनिंग टू लव, उसे हम क्या कहेंगे? ए एम। जब भी लगेगा ए एम यही होगा। तो क्या होगा? ए एम। तो ए एम का मतलब होता है मित्रता, ए एम का मतलब होता है फ्रेंडली, लवली, उसे कहते हैं ए एम। तो ए एम का मतलब क्या है? मित्रता। अब एमिकेबल को याद कैसे करोगे? तो एम आई के केबल से, कि मुझे या मेरा एम आई के केबल वालों से क्या है? एमिकेबल है, मेरी दोस्ती है, मेरी मित्रता है, फ्रेंडली है। तो मेरा जो एम आई के केबल वालों के साथ एमिकेबल है, दोस्ती है, मित्रता है। नेक्स्ट है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी। जो वार्न होता है, किसी को चिताया जाता है, वो चिताने को कहते हैं हम एडमोनिस करना। तो एडमोनिस का मतलब चेतावनी होता है, वार्न होता है, धमकी होता है, उसे हम एडमोनिस कहते हैं। आपने वो एड तो देखा होगा जिसमें मुनि आके एडमोनिस करते हैं। आप याद करो, जब राम जी ने वो धनुष को तोड़ा था, जब राम जी उस धनुष पिनाक जो है धनुष को पूरी तरीके से खंड खंड कर दिया था, तो एक आए थे मुनि जिनका नाम था परशुराम। मुझे उस चीज के मतलब उस चीज को देख के लगता है, आप पूरे रामायण को उठा के देखोगे ना, तो भगवान राम का जो कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं है, किसी से जो है किसी को डराते नहीं है। जबकि मैंने उनमें साफ देखा है यहाँ पर कि मतलब उनका एक तरीके से कहूं मैं कि राम जी का वो जो डराने वाला रूप है ना, वो यहाँ पर दिखा है। जब परशुराम जी आते हैं, कहते हैं किसने शिव के पिनाक धनुष को तोड़ा है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुषों से, ये धनुष और बाणों से खेलना तो हमारा धर्म है, धनुष से तो खेलते ही हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना तो हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई दे रहा होगा, हमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। अब उसके बाद लक्ष्मण जी से और परशुराम जी के बीच में विवाद चलता है, जो है दोनों आपस में लगते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं। राम जी जब आते हैं तो राम जी क्या कहते हैं कि विप्र वंश की इस प्रभुताई, अभय हो जो तुहई डराई। मतलब उन्होंने कितने प्यार से और धमकी दिया है कि विप्र वंश की ऐसी प्रभुता है, कि विप्र वंश की यस प्रभुताई, कि विप्र वंश की ऐसी प्रभुता है कि कोई अभय ही होगा। अभय मतलब होता है किसी से डरने वाला नहीं, जो तो ही डराई, जो तुमको डरा रहा है वो कोई अभय होगा, टुटपुंजिया कोई नहीं है। तब इनको समझ में आया क्या बात है। तो वही चीज है कि आपने वो ऐड देखा है जिसमें मुनि आके क्या करते हैं? एडमोनिस करते हैं, चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं, धमकी देते हैं। तो एडमोनिस का मतलब कुछ और नहीं, चेतावनी होता है। नेक्स्ट है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब होता है पेसिफाई कर देना, किसी को शांत कर देना, उसे कहते हैं अपीज करना। तो अपीज को याद करो, देखो मान के चलो कि घर में गलती से 4-5 टावर थे,
चार पांच बच्चे थे। अब पापा एक एप्पल लेके आए, ये कह रहा है कि हम खाएंगे, ये कह रहा है ना हम खाएंगे। तुम काहे खाओगे, हम खाएंगे, हम बड़े हैं ना। ना ना हम छोटे हैं, हम खाएंगे। आपस में सब लड़ गए। पापा ने लगाया अपना दिमाग और एप्पल को किया पीस, एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीस। एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीज। तो एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीज। तो अपीज का मतलब कुछ और नहीं, शांत करना होता है, पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि का, जो बड़ा ही शार्पनेस होता है, बड़ा ही शार्प माइंड का होता है, बड़ा ही इंसाइटफुलनेस होता है, उसे कहते हैं अक्यूमेन। क्या होता है वो बाबू? अक्यूमेन। कुशाग्र बुद्धि का होता है, शार्पनेस होता है। ठीक है, अक्यूमेन को याद करो। देखो पहले आप याद करिए कि आपको ऑलरेडी मैंने ये शब्द करा दिया है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, अक्यूट का मतलब होता है इंसाइट, जो काफी इंसाइटफुल है, उसी को कहते हैं क्या? तो हम कहते हैं अक्यूट। तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। अब ये याद कराया था कि किसी को कहोगे एक कुत्ते, उसको बात ये अक्यूट होगी, तीक्ष्ण लगेगी, शार्प लगेगी। और इसी अक्यूट से बना है अक्यूट मैन। अक्यूमैन, अक्यूट मैन, अक्यूट मैन, अक्यूट मैन। यानी अक्यूट जो होता है मतलब शार्प होता है, और मैन लगा दिया तो अक्यूट मैन। देखो बन गया ना अक्यूट, और यहां पर मैन, तो अक्यूमैन यानी कुशाग्र बुद्धि का शार्पनेस। नेक्स्ट है अपैल, भयभीत करना। अपैल मतलब होता है शॉक कर देना, कि आपके जीवन के कुछ ऐसे पल होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे आपके जीवन के पल होंगे जो आपको पूरी तरीके से अपैल कर देता है, आपको भयभीत कर देता है। तो आपको कुछ ऐसे पल वो आपको अपैल कर देता है, आपको भयभीत कर देता है, आपको झकझोर के रख देता है, शॉक कर देता है। तो आपके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जो आपको अपैल कर देता है, आपको भयभीत कर देता है, आपको शॉक कर देता है। तो अपैल का मतलब कुछ और नहीं, भयभीत करना है, शॉक करना है। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, यानी किसी भी चीज को छोड़ देना, किसी भी चीज को त्याग देना, उसे कहते हैं अबेंडन करना। तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। कि जब इंसान बन जाता है डॉन, जब कोई बन जाता है डॉन, तो वो अपने देश को अबेंडन कर देता है। कि जब कोई डॉन बनता है तो अपने देश को अबेंडन कर देता है, यानी डॉन बनने के बाद लोग अपने देश को छोड़ के चले ही जाते हैं। देश में रहेंगे तो चाप दिए जाएंगे। तो वही है कि जब से बना है डॉन, तब से कर दिया है अबेंडन, यानी त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एब्जूर का मतलब भी होता है त्याग देना। आप याद करिए, 3 शब्द मैंने आपको सिखा दिया। एक शब्द था एब्डिकेट, जिसका मतलब कि कोई पद है, कोई गरिमा है, उसको त्याग दिया, कोई टाइटल है, त्याग दिया। अबेंडन का मतलब होता है कि देश छोड़ देना या कोई चीज छोड़ देना, फिजिकली रूप से कोई चीज छोड़ देना, उसे कहते हैं अबेंडन। जैसे कोई घर है, उस घर को, पुराना घर है, वो पुराने घर को छोड़ के आप नए घर को बना लिए, और पुराने घर को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। और तीसरा होता है एब्जूर, ये भी त्यागना है, ये भी छोड़ना है, जिसका मतलब होता है क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है? तो अपने बुरी आदतों को, कोई आदत है, कोई विचार है, उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उसी को कहते हैं एब्जूर करना। तो एब्जूर का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। जैसे आप सुनोगे कि कहते हैं कि बकरीद आता है ना। और जब बकरीद आता है तो बकरीद में कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्राहिम। और इब्राहिम बड़े दीन के पक्के इंसान थे, मतलब वो थे मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ वर्ड्स। और हमेशा देखोगे तो हमेशा खुदा के जो है भक्ति में डूबे रहते थे, है ना। हमेशा जो है खुदा को याद किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। हुआ क्या कि इनका एक बेटा था जिसका नाम था इस्माइल। और इस्माइल जो है ना, इस्माइल मतलब एकदम समझ लो कि जिगर का छल्ला था उनका, सबसे ज्यादा प्यार करते थे अपने बेटे इस्माइल से। होता क्या है कि एक बार भगवान, सॉरी, जो खुदा है ना, अल्लाह है, उनके सपने में आए, इब्राहिम के सपने में आए और आके कहें कि मैं तुमसे तुम्हारे सबसे प्रिय चीज की बलि चाहता हूं, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने सबसे प्रिय चीज का, कोई प्रिय व्यक्ति चाहे वस्तु का। अगले दिन इब्राहिम उठते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि रात को सपने में खुदा आए थे और खुदा ने मुझसे कुर्बानी मांगी है। बोले किसकी कुर्बानी? तो जो सबसे मेरा पसंदीदा है, सबसे मेरा जो है प्यारा है। तो कहे तुम्हारा सबसे पसंदीदा तुम्हारा बेटा है, इस्माइल है। तो कहे कि फिर उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बोला कि देनी तो पड़ेगी, अगर तुमसे खुदा कुर्बानी मांग रहे तो देना पड़ेगा। अब क्या कहा गया कि इस्माइल को लाया गया, उसको झुकाया गया, तलवार दिया गया। लेकिन अपने जिगर के छल्ले पर कैसे कोई तलवार चलाए? एक कपड़ा उड़ाया गया और कपड़े से ढक दिया गया। उसके बाद तलवार देते हैं, मारते हैं, कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक भेड़ का जो बच्चा होता है ना, मिंडा, मिंडा कटा हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि आकाश से आकाशवाणी हुई और कही
कि इब्राहिम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरे परीक्षा में पूरी तरीके से पास हुए। कहे वो तो ठीक है, मेरा बेटा कहाँ है? तो बोले पीछे तो देखो। तो पीछे देखा तो स्माइल स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। तब से लेके आज तक इस दिन को यादगार बनाने के लिए, इस दिन को एक तरीके से सिंबॉलिक रूप से यादगार बनाने के लिए हम कुर्बानियां देते हैं, बकरे काट दिए जाते हैं, जबकि वो वास्तव में उस चीज की कुर्बानी देनी है जो आपको कमजोर बनाता है। किसी से ज्यादा मोहब्बत करना भी नागुज़ीर ही होता है। आप किसी से अगर बहुत ज्यादा लगाव है आपको, इसका मतलब आप कमजोर हैं, आपकी वो कमजोरी है। और खुदा ने यही बात कहा था इब्राहिम से कि आप जो हैं अपने सबसे प्रिय चीज जो आपको कमजोर बनाता है उसकी कुर्बानी दो। वही ये बात है, उसको एब्जूर कहते हैं। यानी आप अपनी आदतों को, लोग क्या है बस मिंडा काटते हैं, बकरा काटते हैं, और बकरा काट काट के और सोचते हैं कि हमने जो है खुदा को खुश कर दिया। लगता है तुमको खुदा इस बात से खुश होते होंगे? जबकि जो एक तरीके से कहा जाए कि कुरान की आयतों में लिखा है कि किसी निर्मम की हत्या करना खुदा की हत्या करना है ना। जब आप पढ़ोगे कुरान का अध्याय 3 और जो आयत 5, उसमें साफ साफ ये बात लिखा है। तो बस वही लोग काटते हैं। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो वो कुर्बानी देना है, कुर्बानी उन चीज की देनी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको कमजोर बनाता है, आपकी ताकत को कम करता है, और उसी को कुर्बानी देना, उसी को छोड़ देना, उसी को त्याग देना अंग्रेजी में कहते हैं एब्जूर करना। तो एब्जूर का मतलब त्याग देना होता है, एब्जूर का मतलब गिव अप करना देना होता है। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। तो एब्जूर का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, त्याग देना। अब जूर को याद करो अब जूरी से, कि अब वो जूरी के सामने कसम खाया है कि वो अपनी बुरी आदतों को क्या कर देगा? एब्जूर कर देगा, अपनी बुरी आदतों को त्याग देगा, छोड़ देगा। तो एब्जूर का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट है अपोजिट, उपयुक्त होता है। अपोजिट का मतलब होता है कि जो उपयुक्त है ना, यानी उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, उसे कहते हैं अपोजिट। क्या है बाबू? वो एपोजिट। अब एपोजिट को याद करो अपोजिट से, एपोजिट अपोजिट, एपोजिट अपोजिट। ठीक है, एक से एक है। ये कह रहा है कि सर हम अपने वाली से ब्रेकअप कैसे करें? अब ये मैं बताऊंगा तुमको। पैचअप कैसे किए थे ये मेरे से पूछ के किए थे हैं? एक से एक आता है। मैं कहता हूं कि तो इसका मतलब तुम्हारी बुरी आदत वो है हैं? ऐसा मत कहो यार। हैं? मान के चलो कि अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी बुरी आदत का मतलब ये नहीं है कि जो है आपको किसी भी चीज को कह लो कि मेरी मतलब किसी भी चीज को बना दो। तो बुरी आदत का मतलब ये है कि आपसे या उस चीज से आपको बुरा लगता है, या आपके जीवन में जो प्रगति की रास्ता होती है वो खत्म होती है ना, सफलता की जो डगर है वो कमजोर होती है, वो चीज है। समझ में आ गया? चलिए, अपोजिट मतलब उपयुक्त। एक कह रहा है कार्तिक सर आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? कुछ दिन रहो मेरे साथ, तुम भी ज्ञानी बन जाओगे, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, मैं आपको एथिकल, मोरल, सोशल हर ज्ञान आपको मैं देता हूं। समझ में आ गया? चलो, अपोजिट मतलब क्या होगा बाबू? उपयुक्त, एप्रोप्रिएट। अब अपोजिट को याद करो अपोजिट से, अपोजिट अपोजिट, या अपोजिट का अपोजिट अपोजिट है। जैसे देखो कैसे, मैंने कहा गुड, और गुड का उल्टा बैड, और बैड का उल्टा गुड। तो गुड बैड गुड, तो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट का अपोजिट, तो क्या हो गया? अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त, एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है एक्रोनिम, है ना। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त, एब्रीविएशन। तो जो एब्रीविएशन होता है उसे एक्रोनिम कहते हैं। यानी एक्रोनिम का मतलब होता है हाइट। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहीं पर रूट वर्ड इसको कहते हैं बेसिकली। जब भी किसी चीज के साथ, जब भी किसी शब्द के साथ खास करके एक शब्द आता है नीम, तो याद रखना इस नीम का मतलब होता है नाम। नीम का मतलब क्या होगा? नाम। जैसे आपको मैंने कहा सिनो और कर दिया नीम, तो सिनोनीम। मैंने कर दिया एंटो और प्लस कर दिया नीम, तो हो गया एंटोनीम। सिनोनीम, एंटोनीम। फिर मैंने कह दिया होमो मतलब समान, और नीम मतलब नाम, तो होमोनीम। मैंने कर दिया यहां पर एनो मतलब बिना, नीम मतलब नाम यानी गुमनाम। मैंने कहा एकरो, एकरो मतलब हाइट, नीम मतलब नाम, तो एक्रोनीम का मतलब ऊंचाई वाले नाम। जो ऊंचाई पर नाम होते हैं उनको एक्रोनीम कहते हैं। समझ में आ गया? तो वही चीज क्या कहा मैंने? एक्रो मतलब हाइट। जैसे आपसे मैं कहूं कि उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन,
है ना, स्पेशल, स्कैम, कमीशन। अब जो मैंने उल्टा का यू लिखा, पुल्टा का पी लिखा, यहां पर उल्टा सर्विस का एस लिखा, कमीशन का सी लिखा, तो जो मैंने ऊपर ऊपर वाले जो लेटर को उठा लिया है उसी को एक्रोनीम कहते हैं। क्योंकि एक्रो का मतलब ही होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है? हाइट। इसीलिए आप सुनोगे कि एक्रोफोबिया होता है, जिसको कहते हैं हाइट से डर, ऊंचाई से डर। तो यही हो जाएगा संक्षिप्त एब्रिविएशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एलिविएट, कम करना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, अले करना, अस्यूज करना, उसे हम एलिविएट कहते हैं। अब एलिविएट को याद करो ऑल वेट से। एलिविएट ऑल वेट, एलिविएट ऑल वेट, कि अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कि अपने ऑल वेट, जो तुम्हारा ऑल वेट है, जो तुम्हारा पूरा वेट है, उसे एलिविएट करो। तो अपने ऑल वेट को, मान लो कोई व्यक्ति अपने वेट से ज्यादा है, तो ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो। चलो, यहां कह रहा है कि एमआई के केबल वाले से एमिकेबल है, दोस्ती है, मित्रता है। एड देखा है कि उसमें मुनि आके क्या करते हैं? एडमोनिश करते हैं, चेतावनी देते हैं। एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीज, शांत कर दिया। अक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि का, शार्प माइंड का। आपके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जो आपको अपैल कर देता है, भयभीत कर देता है, यानी आपको डरा के रख देता है। जब आप बनते हो डॉन, आपको अबेंडन करना पड़ता है, छोड़ना या त्यागना पड़ता है। अब जूरी के सामने उसने अपनी बुरी चीजों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, त्याग देना, छोड़ देना। एपोजिट मतलब होता है उपयुक्त। एक्रो मतलब हाइट, नीम मतलब नाम, यानी हाइट वाले नाम, यानी संक्षिप्त होता है, एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म होता है। एलिविएट मतलब कम करना, ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो। ये बाबू आपके सारे के सारे शब्द हैं। एलिविएट मतलब क्या होता है? कम करना, जो है किसी चीज को कम करना, शांत करना। चलो बढ़िया है, पढ़ने दो सबको, कम खचरा है साहब, हैं? तुम लोग पढ़ाई लाल पीला हरा बहुत कर रहे हो। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं। जिनको सफलता मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, लेकिन जो बर्बाद हुए इनका कोई हिसाब नहीं। समझ में आ गया? ये ज्यादा लाल पीला के चक्कर में मत पड़ो। मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। चलो, याद हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था कि एक कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में ढेर सारी चीजें हैं। ये सब अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है ना? और अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, इसमें फ्रैक्शन लगे हुए हैं, इसको कहते हैं एफसीएन, यानी फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, जो हमेशा होता है सिंगुलर। ठीक है, मैंने कहा कि एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं और ये एक ही प्रकार की होती हैं। यानी पुलिस है तो सब पुलिस ही होंगे, मवेशी है तो सब मवेशी ही होंगे, किसान है तो किसान ही होंगे। इसको कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और ये होता है प्लूरल। ठीक, फिर मैंने कहा था कि एक कोई ग्रुप है, अब इसको नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैसे पता कि सिंगुलर है? तो ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। क्यों? क्योंकि ये विचारों पर चलने वाला है। TCN यानी थॉट कलेक्टिव नाउन। क्या है बाबू? ये थॉट कलेक्टिव नाउन, यानी जो थॉट पर है, जो विचारों पर है, उस पर चलने वाले नाउन को कहते हैं थॉट कलेक्टिव नाउन, यानी TCN। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। ये जो थॉट कलेक्टिव नाउन है, ये हो सकता है कि एक हो या एक से अधिक हो। अगर एक होगा तो सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो प्लूरल। ठीक है, इतनी सी बात है। अब यहां पर मैंने कहा था कि जैसे कोई ग्रुप है, अगर ग्रुप का विचार एक है तो सिंगुलर, विचार अलग अलग है तो प्लूरल। इसमें ढेर सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने कहा था कि पार्लियामेंट उनमें से एक है। सबसे बड़ी चीज कि पार्लियामेंट में जितनी सारी चीजें बनती हैं वो इसी तरीके से बनता है। आपने देखा होगा कि विधेयक पास किया जाता है, कि जैसे अगर मैं कहूं आपसे, देखो एक चीज और, कुछ बच्चों ने पूछा था मेरे से कि सर जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है वो बिल पास किस प्रकार से होता है सर, एक बार वो मुझे बता दीजिए। तो कल मैंने उस चीज के बारे में नहीं बताया था, कारण ये है कि वो पॉलिटी का चैप्टर होता है। लेकिन जब आपको इतना ही जानना है तो मैं आपको आज बताता हूं कि होता कैसे है। देखो आपको बताता हूं बिल कैसे पास किया जाता है। जैसे लोकसभा में सीट कितनी है? 543। पहले 545 थी, अब 543 है। अब मान के चलो कि 543 लोग हैं लोकसभा के अंदर, तो 543 में से जरूरी तो है नहीं कि सभी डेली ही आएंगे। नहीं सर, जरूरी तो नहीं है। मान के चलो कि 400 लोग आए, बाकी लोग अब्सेंट थे, नहीं आए। 400 लोग हैं, अब 400 लोगों के समक्ष कोई बिल आया,
कोई बिल पर वोटिंग करनी है, तो जब बिल पर वोट करना है तो जरूरी तो है नहीं कि 400 लोग बाध्य हैं वोट करने के लिए, नहीं, वो पास भी कह सकते हैं कि नहीं भाई मैं वोट नहीं करूंगा इस पे, ना मैं हाँ के पक्ष में हूं ना मैं ना के पक्ष में, मैं एकदम पास होता हूं। तो मान लो कि 400 में से 100 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने? 300 ने। और अगर 300 लोगों में अगर मैं कह रहा हूं कोई विधि जो है वो साधारण बहुमत से पास होना है, तो साधारण बहुमत से पास होने वाले के लिए क्या चाहिए? 1/2। तो 1/2 में क्या होगा कि 150 और 150। अब तो बिल टाई हो गया, अब तो क्या हो गया, ये तो दोनों बराबर बराबर हो गया। तो अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा, मान के चलो कि ये 151 और ये 149। इसका मतलब अगर ये हां कहने वाले हैं, यस वाले हैं, और ये नो वाले हैं, बिल पास हो गया। अगर यही उल्टा हो जाए तो बिल पास नहीं हुआ। बिल पास होता है तो एक्ट बन जाता है। यही सेम चीज होता है जब आप स्पेशल जो है मेजोरिटी से पास करना चाहते हो, 2/3 चाहिए। 2/3 का मतलब 200, और जैसे 200 मिलेगा बिल पास। एक और होता है कि अगर मैं कहूं कि 543 है, कितने हैं? 543। 543 का 1/2 करोगे कितना होगा ये बताओ? तो 2, ये हो गया 2, और 2 सते 14, 2 एकम में 2, 271। ये तो आधा है, और 271 में एक और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 272। और याद रहे कि 272 वो कहते हैं फुल मेजोरिटी, जिसका मतलब होता है पूर्ण बहुमत। इसीलिए लोकसभा के अंदर सरकार अगर 272 सीट लेके आ जाती है तो कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस बार एनडीए की सरकार नहीं है, कारण यह है कि 240 ही सीट थी। ये सब आप देखते हो पास होना, ये कैसे वोट होता है, कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने ना कहा, ये सब कुछ खेल होता है पार्लियामेंट के अंदर। बताया था, अगर पार्लियामेंट एक है, यूनाइटेड का मतलब क्या है? देखो कुछ शब्द लगे होंगे जो बताएंगे कि एक है कि एक से अधिक है ना? तो जो शब्द है क्या एक है, तो एक है तो क्या होगा? सिंगुलर, ना कि प्लूरल। डिवाइडेड अलग अलग तो प्लूरल ना कि सिंगुलर। तो ए और डी क्या है? सही है, बाकी सब गलत है। सर कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर में? सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा होता है जूरी। सबसे ज्यादा क्या होता है? जूरी। जूरी होता है, पार्लियामेंट होता है। अब मान लो कोई फॉर्म है, तो फॉर्म अकेले का तो होता नहीं है ना? वो अकेले का होगा तो प्रोप्राइटर हो जाएगा। फॉर्म अलग अलग लोगों से मिलकर बना होता है। कॉयर होता है, ऑपोजिशन होता है, हर्ड होता है, कमेटी, कम्युनिटी, कंपनी, फ्लॉक, गवर्नमेंट, क्लब। ठीक है, और देखो इंटेलिजेंसिया, यूनियन, क्राउड, सोसाइटी, बोर्ड, गैंग, ऑर्केस्ट्रा, कोर्ट, मॉब। अब ऑर्केस्ट्रा में देखोगे तो कई लोग होते हैं, गाने वाला, नाचने वाले, बजाने वाले, कई लोग होते हैं, तो वो एक ग्रुप है ना? ये सब, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है 2-3 से। किससे? तो जूरी से, पार्लियामेंट से, और यहां कमेटी से। इसी से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। समझ आ गया? तो ये इसका पूरा लेखा जोखा है। आइए क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा है कि द जूरी इज अनेबल टू टेक दियर डिसीजन, कि द जूरी इज अनेबल टू टेक दियर डिसीजन, टू टेक डिसीजन। अच्छा, द जूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियंस। आप बताइए कि जूरी जो है, जूरी के फैसला एक है या एक से अधिक है? अगर मैं कहूं आपसे कि जूरी जो है, जूरी का फैसला एक है कि एक से अधिक है, तो आप कहोगे सर जूरी का फैसला तो एक से अधिक है। कैसे पता? तो सर लिखा है डिफरेंट ओपिनियंस। तो डिफरेंट ओपिनियंस मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक है तो क्या लग जाएगा? आर। क्योंकि एक से अधिक हुए तो प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा? आर। द जूरी मेड दियर डिसीजन यूनानिमसली। अब देखो, द जूरी मेड दियर डिसीजन। अब यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति, सर्व एकता। यूनि का मतलब ये होता है एक। तो यहां पर मैंने कहा कि जब सबका फैसला एक है, अगर मैं कहूं आपसे कि सबका फैसला एक है, तो सब है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब ये मेड जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन यहां पर दियर नहीं होगा, यहां पर इट्स होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि सिंगुलर के लिए इट या इट्स होता है, और प्लूरल के लिए दे, देम और दियर होता है। क्या होता है? दे, देम और दियर होता है। ठीक, तो यहां पर क्या लगेगा? इट्स। आंसर होगा बी। चलो अब बताओ, अब क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा?
इसका आंसर बताओ बाबू। समझ में आ गया? लिखा है क्या कि द पार्लियामेंट हैव पास दिस बिल यूनानिमसली, एक है, और अगर एक है तो हैव नहीं हैज होगा, आंसर होगा ए, सिंपल। द कमिटी हैव इलेक्टेड दियर चेयरमैन यूनानिमसली, एक है, और अगर ये एक है तो यहां पर ये भी वर्ब लगेगा सिंगुलर, एक का मतलब सिंगुलर, आंसर होगा हैज। दूसरा, यहां दियर नहीं, यहां इट्स, दो जगह गलती है, आंसर बी। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और देखो क्वेश्चन, द कमिटी इज डिवाइडेड, डिवाइडेड है मतलब अलग अलग है, बटा हुआ है, और बटा हुआ है तो एक से अधिक होगा, और एक से अधिक होगा तो क्या होगा, आर, आंसर बी। द वॉज यूनैनिमस, एक है, और एक है तो क्या होगा, अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है तो यहां पर जूरीज नहीं होता है, और ये तो कुछ है ही नहीं, जूरी का, जूरी नहीं, जूरी, तो जूरी वॉज यूनानिमस, यहां वॉज लगा हुआ है यूनानिमस की वजह से। लिखा है कि द क्राउड ऑफ 12 पर्सन वॉज अपॉइंटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, तो यहां पर भीड़ नहीं उठाई जाती है। जो क्राउड लिखा है, क्राउड का मतलब होता है अचानक से कोई भीड़ लग गया, वो क्राउड है, क्राउड नहीं, वहां पर कमिटी बनाई जाती है। आपने सुना होगा कि कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, सेटल द डिस्प्यूट, यानी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमेशा एक कमिटी बनाई जाती है, कमिटी का गठन किया जाता है, आंसर है। समझ में आया? द जूरी इज स्टिल कंसिडरिंग दियर वर्डिक्ट, अगर जूरी के साथ इज लगा हुआ है तो फिर यहां दियर नहीं होगा, जबकि ऑप्शन आपका दियर से नहीं कह रहा, इससे कह रहा है। ठीक, अब इससे कह रहा है तो इज नहीं, क्या होगा, दियर है यानी प्लूरल है, तो इसीलिए क्या होगा, इस कंसीडरिंग है यानी V4 है, और V4 है तो क्या होगा, V4 के साथ इज एम आर लाता है, आंसर होगा आर। सर फिफ्थ वाला रॉन्ग है, ये वाला क्या क्या दिक्कत है बाबू, बताओ। अच्छा यहां पर कह रहा है, अच्छा यहां पर डिवाइडेड है तो इट्स मेंबर, ये गलत है, अच्छा हाँ यहां पर दियर मेंबर्स, ठीक कह रहा, आंसर फिर बी और सी दो है, दोनों है, बी एंड सी बोथ। चलो ये था आपका। अब मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि आपका कलेक्टिव नाउन समाप्त हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन पूरा हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मटेरियल और ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, एक बार फिर से मैं सारी चीजें अगर लिखूं तो मैं कहूं आपसे कि नाउन जो है इसके दो खंड हैं। कितने खंड है बाबू, दो खंड। एक वो नाउन जिनको काउंट करते हैं, काउंट के योग्य होते हैं, उसको कहते हैं काउंटेबल, और जिनको हम काउंट नहीं करते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैंने कहा था काउंटेबल में तीन आता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। वही आप बात करते हैं अनकाउंटेबल की तरफ, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? अब मेरी बात को सुनना, प्रॉपर पढ़ा दिया, कॉमन पढ़ा दिया, कमिटी कलेक्टिव पढ़ा दिया, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। होल्ड का मतलब होता है जमा करना, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाना, है ना? नहीं नहीं, हिज मेंबर मतलब उसके लिए कह रहा, इट्स मेंबर, वहां पर हिज जो है, हिज की जगह पर वो हिज सही है, मतलब उसको लेके कोई आदमी है उसकी बात कर रहा है। चलो अब सुनना मेरी बात, ये तीनों हो गए, अब बचे दो। इन दोनों का बहुत ज्यादा रूल है नहीं, इन दोनों का रूल बस सिंपल ये है कि ये दोनों जो होते हैं सिंगुलर और वर्ब लेते हैं सिंगुलर, एक चीज। दूसरा, ये जितने सारे शब्द आप देख रहे हो, मटेरियल ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इनके पहले आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता, ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता।
सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको फिर से नाउन की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब तक जो पढ़ाया वो बेसिक था, अब पढ़ाऊंगा एडवांस, और अब जाके आपका असली नाउन का खेल शुरू होगा। सर टेस्ट कब लेंगे? बहुत जल्द टेस्ट ले लूंगा, चिंता मत करो, टेस्ट बहुत जल्द हो जाएगा। अभी जो पढ़ाया वो एकदम बेसिक था, वो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए जरूरी था। असली खेल नाउन का अब शुरू होगा। अब हम नाउन की कुंडली निकालेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कुंडली निकाली जाती है ना, इसकी भी कुंडली निकालेंगे। और किसी चीज के, किसी नाउन की कुंडली निकालने के लिए आपको मेनली 4 शब्द चाहिए होता है, 4 चीज चाहिए होता है। पहला, इसकी कुंडली निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उसका जेंडर, ठीक। दूसरा, इसका चाहिए आपको पर्सन। तीसरा, इसका नंबर। और चौथा, इसका केस। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि नाउन की कुंडली निकालने के लिए 4 चीज चाहिए, जेंडर, पर्सन, नंबर और केस। इसको कहते हैं कि जो नाउन का जेंडर है, नाउन का पर्सन है, नाउन का नंबर है और नाउन का केस है। जिस दिन आप नाउन की इन 4 चीजों को पढ़ लोगे, जिस दिन आपको नाउन की 4 चीजें समझ में आ जाएंगी, आप समझ लो कि आप तहलका मचा दोगे नाउन में। सर एग्जाम्पल से बता दीजिए मटेरियल और ऑब्जेक्ट नाउन का। बाबू मटेरियल वो सारी चीजें हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, है ना, चीनी हो गया, नमक हो गया, चावल हो गया, दाल, ये सब मटेरियल है। और ऑब्जेक्ट जिसको फील करते हैं, जो दिखाई नहीं देता, ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने कहा इंग्लिश, आप देख नहीं रहे हो, आप फील कर रहे हो कि हाँ अंग्रेजी चल रहा है, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां से असली नाउन की क्रांति शुरू होगी और यहां पर जेंडर हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि कल, आज से तो नहीं, पूरा एक, अब जैसे कल वाला जो क्लास होगा ना, कल वाले क्लास में वो क्या पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पूरा 1 घंटे का क्लास जो है वो जेंडर खा जाएगा। कल आपको ये एहसास होगा कि आप जिससे पढ़ रहे हो, आप जिस पर भरोसा कर रहे हो, उस पर भरोसा करके आप क्या फतह कर पाओगे। कल आपको यकीन मैं दिला दूंगा कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है नाउन को, और आपको एहसास कल होगा कि सर जीवन में पहली बार हम इस लेवल पर चीजों को पढ़े हैं। आप कल देखोगे, आप कल फील करोगे। तो कल हम जुड़ते हैं आपसे और कल जेंडर पढ़ना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि नई चीज की शुरुआत नहीं की जा सकती। अब सोचिए कल पूरा पूरा क्लास ही इस पर रहेगा, पूरा 1 घंटे क्लास ही इस पर रह जाएगा। हाँ, छोटी सी ही क्लास रही, थोड़ा सा पहले ही समाप्त हो गया। उसके कई कारण थे। कारण ये था कि यहां पर उस चीज को खत्म करना था और यहां पर जेंडर की शुरुआत करनी थी। ठीक है, चलिए, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।